एक रात की बात है। गर्मी का मौसम था। तेनालीरामन और उनकी पत्नी नींद में थे। रात के सन्नाटे में तेनालीरामन की आंख पत्तियों की आवाज से खुल जाती है। बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तेनालीरामन को समझ आ गया कि पत्तियों की आवाज झाड़ियों में छुपे चोरों की हो सकती है और वो उनके घर चोरी करने आए हैं। उन्होंने अपनी चतुरता से एक उपाय निकाला और अपनी पत्नी से कहा, मैंने सुना है कुछ चोर अपने पड़ोस में घूम रहे हैं। हमें अपनी सारी कीमती चीजें और पैसे उनके जाने तक कुएं में छुपा देनी चाहिए। कुछ ही देर में तेनालीरामन और उनकी पत्नी अपने घर से बक्सा लेकर बाहर निकले और बक्से को कुएं में डाल दिया और घर में दोबारा जाकर सोने का नाटक करने लगे। चोर उन दोनों के अंदर जाने के बाद कुछ देर रुके और फिर कुएं से पानी निकालने लगे। चोरों ने सोचा कि कुएं का पानी निकाल के वो कीमती चीजों का बक्सा आसानी से बाहर निकाल लेंगे। वो रात भर कुएं से पानी निकालते रहे और सुबह होते होते किसी तरह बक्सा बाहर निकालने में सफल हो गए। पर जब उन्होंने बक्सा खोला, उनकी आंखें चौंधी आ गई। वो हीरे जवाहरात के बदले बक्से में पत्थरों का ढेर देखकर निराश हो गए। उन्हें समझ आ गया कि तेनालीरामन ने उनको बुद्धू बनाया है। तभी तेनाली अपने घर से निकले और कहा, प्यारे मित्रों, मेरे पौधों को पानी देने के लिए धन्यवाद। मुझे आपकी मेहनत के लिए क्या इनाम देना होगा? यह सुनकर चोर तेनाली के चरणों पे गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने वचन दिया कि वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। उनका पश्चाताप देखकर तेनाली ने उन्हें क्षमा किया और जाने दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि किसी भी समस्या में आप शांत रहकर और बुद्धि का उपयोग करते हुए हल निकाल सकते हैं। तेनालीरामन और 3 गुड़िया। महान राजा कृष्णदेवराय के दरबार में बहुत से बुद्धिमान मंत्री थे। उनमें से सबसे बुद्धिमान तेनालीरामन थे। एक दिन एक विदेशी व्यापारी राजा के दरबार में आया। उसने राजा को नमन किया और फिर कहा, महाराज, मैंने कई लोग से सुना है कि आपके दरबार में बहुत से बुद्धिमान मंत्री हैं, लेकिन आपकी अनुमति के साथ मैं आपके मंत्रियों के ज्ञान का परीक्षा करना चाहूंगा। इससे राजा उत्सुक हुए और उन्होंने व्यापारी को अपनी अनुमति दे दी। व्यापारी ने राजा को 3 गुड़ियां दी जो कि एक समान दिखती थी। उन्होंने कहा, हालांकि ये गुड़ियां एक जैसी दिखती है, लेकिन वे किसी तरह अलग हैं। यदि आपके मंत्री इस अंतर का पता लगा सकते हैं तो मैं उनके ज्ञान को नमन करूंगा, लेकिन अगर वे नहीं कर सकते तो मैं मान लूंगा कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान मंत्री नहीं है। मैं जवाब के लिए 3 दिन बाद वापस आऊंगा। राजा ने तेनालीरामन को छोड़कर अपने सभी मंत्रियों को इकट्ठा होने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें 3 गुड़ियां दी और कहा कि वे 3 दिन के समय में उनमें अंतर खोजें। लेकिन 3 दिनों के अंत में कोई भी मंत्री इस अंतर का पता नहीं लगा सका। राजा चिंतित हो गए और उन्होंने तेनालीरामन को बुलाया। उन्होंने उससे कहा, तेनाली, मैंने तुम्हें पहले नहीं बुलाया था क्योंकि मुझे लगा कि यह समस्या बहुत आसान होगा, लेकिन अब जब कोई भी मंत्री समाधान ढूंढने में सफल नहीं हुए तो यह अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन गुड़ियों के बीच अंतर निकालो। तेनाली ने 3 गुड़ियों को लिया और चले गए। तेनाली के लिए भी यह समस्या मुश्किल साबित हुई, लेकिन आखिरकार बहुत प्रयास के बाद उन्होंने इस अंतर का पता लगा ही लिया। जिस दिन व्यापारी को वापस लौटना था, तेनाली उस दिन 3 गुड़ियों के साथ दरबार में गए। फिर उन्होंने पूरे दरबार के सामने घोषणा की कि उन्होंने गुड़ियों के बीच अंतर निकाल लिया है। उन्होंने कहा, ये 3 गुड़ियां अलग अलग है क्योंकि उनमें से एक अच्छी है, एक साधारण है और एक बुरी है। जब सभी ने तेनाली से पूछा कि कौन सी गुड़िया क्या थी, तो उन्होंने उन्हें एक छोटा छेद दिखाया
जो हर गुड़िया के कान में मौजूद था। फिर उन्होंने एक बहुत ही पतली तार ली और उस पहली गुड़िया के कान के छेद में डाल दिया। गुड़िया के मुंह से तार निकला। उन्होंने दूसरी गुड़िया के साथ भी ऐसा ही किया और तार गुड़िया के दूसरे कान से निकला। तीसरी गुड़िया के कान से वह तार उसके दिल में चला गया और बाहर नहीं निकला। तेनालीरामन ने समझाया, पहली गुड़िया में तार कान से गया और मुंह से बाहर आया, इसलिए यह गुड़िया खराब है, क्योंकि यह उन लोगों को दर्शाती है जो बात गुप्त नहीं रख सकते। दूसरी गुड़िया में तार दूसरे कान से निकला, तो यह गुड़िया साधारण है और उन लोगों को दर्शाती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या कहा गया है। तीसरी गुड़िया, जिसमें तार दिल में गया और बाहर नहीं आया, अच्छे लोगों को दर्शाती है, जो उस रहस्य को संभाल कर रखेंगे जो आप उन्हें बताते हैं। राजा, व्यापारी और सभी दरबारी तेनाली के अक्लमंद उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। तब तेनाली ने कहा, लेकिन इसका एक और मतलब भी हो सकता है। पहली गुड़िया उन लोगों को दर्शाती है जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ बांटते हैं, इसलिए यह गुड़िया अच्छी है। दूसरी गुड़िया उन लोगों को दर्शाती है जो यह नहीं समझते हैं कि उन्हें क्या सिखाया जाता है, इसलिए यह साधारण है। तीसरी गुड़िया उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके पास ज्ञान है, लेकिन यह सब वह अपने तक ही रखते हैं। वे किसी को कुछ नहीं सिखाते और इसीलिए वे बुरे लोग हैं। राजा और भी प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, क्या कोई और भी मतलब हो सकता है? क्या आप राजा को बताने के लिए कोई तीसरा जवाब सोच सकते हैं? तेनालीरामन और रामैया का अभाग्य। एक बार विजयनगर में रामैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। सबकी ये मान्यता थी कि जो भी सुबह सुबह अगर पहले रामैया का चेहरा देख ले तो वो व्यक्ति को पूरा दिन भोजन प्राप्त नहीं होगा। इस वजह से विजयनगर के लोग हमेशा रामैया से दूर रहते थे। ये समाचार राजा के कानों तक भी पहुंच गई थी। राजा इस समाचार का सत्य पता लगाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रामैया को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने रामैया को एक रात के लिए अपने कक्ष में रहने के लिए कहा और उसका कमरा अपने कमरे से निकट रखा। अगले दिन जब राजा सुबह उठे तो सबसे पहले उन्होंने जाकर रामैया का चेहरा देखा। उसी दोपहर राजा भोजन करने के लिए बैठे थे। उन्हें ताजा गर्मा गर्म भोजन परोसा गया। जैसे ही राजा पहला निवाला लेने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके भोजन पर एक मक्खी बैठी थी। उन्होंने अपनी थाली को दूर कर दिया और दोबारा से ताजा भोजन परोसने के लिए कहा। जब तक दूसरी बार ताजा भोजन बनकर तैयार होता तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। तब राजा को यह एहसास हुआ कि जो लोग रामैया के बारे में कह रहे थे वो बात सच निकली। रामैया वाकई में एक अभाग्य व्यक्ति था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रामैया को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। सैनिक रामैया को फांसी नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो राजा की बात का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। सैनिक रामैया को फांसी के तख्ते तक लेकर जा रहे थे। तब रास्ते में उनकी भेंट तेनालीरामन से हुई। तेनाली ने रामैया के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर सैनिक रामैया को वहां से लेकर आगे बढ़ने लगे। सैनिकों ने रामैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा कि वो राजा तक एक संदेश भेजना चाहता है। उसने सैनिकों से यह आग्रह किया कि जब तक भेजे हुए संदेश का उत्तर राजा से नहीं आ जाता तब तक उसे फांसी ना दी जाए। उसने सैनिकों से कहा, जाओ और राजा से ये कहो कि अगर ये बात सत्य है कि जो भी सुबह मेरा चेहरा देख ले तो उसे दिन भर भोजन प्राप्त नहीं होता है, तो ये भी सत्य है कि जो भी राजा का चेहरा सुबह देख ले तो उसे उसके प्राणों से उसी दिन हाथ धोना पड़ जाता है। अगर मैं अभाग्य हूं तो राजा तो मुझसे भी बड़े अभाग्य हैं।
रामैया का ये संदेश सुन राजा की बोलती बंद हो गई। उन्होंने फांसी की सजा को तुरंत रोकने के लिए कहा। राजा अपने किए पे शर्मिंदा थे। उन्होंने रामैया को अपने पास बुलाया और बहुत सारे तोहफे दिए और रामैया से ये भी आग्रह किया कि वो किसी से भी इस घटना के बारे में जिक्र ना करे। आखिरकार विजयनगर के लोग ये नहीं चाहेंगे कि उनका राजा अभाग्य हो। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर हमारे साथ एक के बाद एक अप्रिय घटना हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अभाग्य हैं। तेनालीरामन और लाल मोर। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के लालची मंत्री चतुर पंडित एक लाल मोर के साथ राजा के दरबार में पहुंचे। कृष्णदेव राय ने कहा, मैंने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा। दरबारियों ने भी यही कहा। चतुर पंडित ने राजा को लाल मोर की पेशकश की। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कृपया इस उपहार को स्वीकार करें। मेरे सेवकों ने इस नायाब पक्षी को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश के जंगलों की खोज की। इस बीच तेनालीरामन ने सोचा, एक पक्षी इतने चमकीले रंग का होकर जंगल में कैसे रहता है? इन रंगों के साथ यह तो जंगली जानवरों के लिए एक आसान शिकार होगा। इधर राजा ने चतुर पंडित को देखकर कहा, धन्यवाद चतुर पंडित, आपको क्या इनाम चाहिए? महाराज, 100 सोने के सिक्के सही होंगे। उस पक्षी को पाने के लिए मैंने इतने ही खर्च किए हैं। चतुर पंडित ने तुरंत कहा। तेनालीरामन बोले, महामहिम, इससे पहले कि हम चतुर पंडित को उसका इनाम दे, मुझे लगता है कि हमें इस मोर को कुछ समय के लिए देखना चाहिए। तब तक मैं इस मोर जैसे ही पक्षियों को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश जाऊंगा। ठीक है तेनालीरामन, राजा ने कहा, आपके पास इस तरह के अन्य पक्षियों को लाने के लिए 2 सप्ताह हैं। तेनालीरामन घर चले गए। वह मध्य प्रदेश नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने अपने जासूसों को बुलाया और कहा, उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने उस मोर को लाल रंग में रंगा है। जासूसों ने आखिरकार उस व्यक्ति को ढूंढ लिया। वे उसे तेनालीरामन के पास ले आए। तेनालीरामन ने चित्रकार से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। बस तुम और 10 मोर को लाल रंग में रंग दो। जी सरकार, चित्रकार ने उत्तर दिया। उसने 10 और मोरों को लाल रंग में रंग दिया और उन्हें तेनालीरामन को दे दिया। 2 सप्ताह के अंत में तेनालीरामन ने राजा को लाल रंगे हुए मोर ला दिए। कृष्णदेव राय तेनाली से प्रसन्न हुए। उन्होंने खजाने से तेनाली को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। तेनालीरामन ने कहा, महामहिम, इनकी कीमत ये नहीं है। राजा ने चकित होकर पूछा, तो क्या कीमत है तेनाली? तेनालीरामन ने कहा, पानी का एक घड़ा, कुछ लाल रंग और इस कलाकार के लिए 1 सोने का सिक्का। चतुर पंडित के धोखे से राजा बेहद नाराज थे। उन्होंने गुस्से में कहा, चतुर पंडित, मैं आपको सजा देता हूं। तेनालीरामन ने बीच में कहा, महामहिम, इसमें सिर्फ इनकी गलती नहीं। प्रसिद्ध होने की चाह के कारण आपने ये आसानी से मान लिया कि एक लाल मोर संभव हो सकता है। काफी समय से इन व्यर्थ की चीजों पर खर्च होते आ रहे हैं। यह बेहतर होगा कि धन के प्रदर्शन के बजाय आपकी प्रजा समृद्ध हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चतुर पंडित को जाने दें और इस कलाकार को यह दिखाने के लिए इनाम दें। गलती को स्वीकार करना इतना भी मुश्किल नहीं है ना? तेनालीरामन एक अद्भुत कपड़ा। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। उनके दरबार में रोज की तरह कार्य चल रहा था कि उनके दरबार में एक बहुत ही सुंदर महिला का आगमन हुआ और सारे मंत्री अपना कार्य छोड़ उसे देखने लगे। महिला ने राजा को प्रणाम किया
और एक बक्सा निकाला। उस बक्से में से उसने एक साड़ी निकाली जो इतनी रेशमी और कोमल थी कि वो उसके हाथ भी नहीं ढक पा रही थी। उसने वो साड़ी दरबार में बैठे सारे मंत्रियों को दिखाई और राजा से कहा, हे महान राजा, मेरे पास ऐसी साड़ी है जिसकी सुंदरता को देख पाना सबके बस की बात नहीं है, और मेरे पास ऐसे प्रतिभाशाली कारीगर हैं जो इस सुंदर और अद्भुत कपड़े को तैयार करने का रहस्य जानते हैं। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो आप हमें अपने राजकोष में से कुछ धन दें ताकि ये दोनों एक बहुत ही अद्भुत कपड़ा बनाकर दरबार में आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। महिला की बातें सुनकर राजा प्रभावित हुए। उन्होंने कुछ धन महिला को दिया और उसे पूरी खोज कर 1 साल के समय में एक कपड़ा तैयार करने के लिए कहा। पूरे 1 साल के दौरान सुंदर महिला और उसके साथी कारीगर राजा के महल में रहकर सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। 1 साल पूरा होने पर भी राजा को काम से जुड़ी खोज के बारे में ना कोई खबर मिली और ना ही कारीगरों ने राजा के सामने कुछ प्रस्तुत किया। राजा चिंतित हुए और उन्होंने अपने मंत्रियों से अतिथि कक्ष में जाकर काम के बारे में पता करने के लिए कहा। महिला ने आदर पूर्वक मंत्रियों को प्रणाम किया और उन्हें उस जगह पर ले गई जहां दोनों कारीगर कपड़ा तैयार कर रहे थे। दोनों कारीगर अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कमरे में मंत्रियों के होने का पता नहीं चला। कारीगरों का काम देखकर मंत्री बहुत चकित हो गए, क्योंकि ना तो उन्हें धागे की कोई रील नजर आ रही थी, ना ही कोई धागा और ना तो कोई अद्भुत कपड़ा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि आइए मंत्री महोदय, और इस उत्तम कपड़े को हाथ लगाकर कारीगरों के उत्तम काम का एहसास करें। दोनों मंत्री परेशान एक दूसरे को देखने लगे और उस महिला से कहा, हे सुंदरी, हमें यह अद्भुत कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुन उसने कहा, ये कपड़ा केवल उन्हें दिखाई देता है जिनका मन पूरी तरह से साफ हो और जिसमें कोई मैल ना हो। दोनों मंत्री इस बात पर शर्मिंदा हो गए और ये माना कि कपड़ा बहुत ही सुंदर है। दोनों मंत्री अपना सिर झुकाकर महल की तरफ बढ़ने लगे और महल पहुंचकर उस अद्भुत कपड़े की राजा के सामने सराहना की। अद्भुत कपड़े की सराहना सुन राजा उसे देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हुए। उन्होंने कपड़ा दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। राजा के आदेश अनुसार महिला अपने कारीगरों के साथ दरबार में पहुंची। अद्भुत कपड़े को देखने के लिए दरबार में बहुत लोग पहुंच गए थे। महिला ने आगे आकर अपने दोनों कारीगरों का दरबार में मौजूद सभी से परिचय कराया और कहा, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन कारीगर हैं जिन्होंने ये उत्तम और अद्भुत कपड़ा तैयार किया है। महिला ने अपने बक्से से वो अद्भुत कपड़ा निकाला और राजा के सामने प्रस्तुत किया। कपड़ा दिखाते हुए महिला ने बहुत ही गर्व से राजा से पूछा, हे महान राजा, आपको ये दिव्य कपड़ा कैसा लगा? दरबार में मौजूद हर कोई एक दूसरे को देखने लगे और फिर राजा की तरफ देखने लगे। दरबार में लोगों की बातों की बड़बड़ाहट सुनाई देने लगी और राजा खुद आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्हें कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देख तेनालीरामन अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और राजा के कान में जाकर कुछ फुसफुसाए। महाराज, मुझे लगता है कि हमें यहाँ मूर्ख बनाया जा रहा है। वो महिला के पास गए और कहा कि हे सुंदरी, आपने जो अद्भुत कपड़ा तैयार किया है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। महिला ने कहा, ये कपड़ा केवल उन्हें ही दिखाई देगा जिनका मन पूरी तरह से साफ हो और उनके मन में कोई मैल ना हो। ये सुन तेनालीरामन ने कहा, महाराज ये चाहते हैं कि ये अद्भुत कपड़ा आप पहने ताकि हम कारीगरों द्वारा किए गए उत्तम काम को देख सकें। इस दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ये देखना चाहता है कि ये अद्भुत कपड़ा आप जैसी सुंदर महिला पर कैसा लगता है। महिला को अपने झूठ के पकड़े जाने का एहसास हुआ और वो राजा के सामने जोर जोर से रोकर क्षमा मांगने लगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया।
महिला अपने कारीगरों के साथ राज्य से चली गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? झूठ कितना भी सुंदर हो, वो आपको ज्यादा आगे तक नहीं ले जा सकता। तेनालीरामन, सोने के सिक्के और मुट्ठी भर दाना। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर में विद्युलता नाम की एक सुंदर महिला रहती थी। वो बहुत ही विद्वान थी और कला के हर क्षेत्र में उसने महारत प्राप्त कर रखी थी। उसे अपने ज्ञान और कुशलता पर बहुत ही घमंड था। एक दिन उसने अपने घर के बाहर एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, जो भी मुझे हास्य कला, बुद्धिमता और प्राचीन ग्रंथ से जुड़े विषय में पराजित कर देगा, उसे मैं 1000 सोने के सिक्के इनाम दूंगी। राज्य में रह रहे सभी विद्वानों के लिए ये एक प्रतिष्ठा की बात हो गई। बहुत से विद्वानों ने विद्युलता को बहस में पराजित करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक सुबह एक लकड़ी बेचने वाला व्यापारी विद्युलता के घर के पास से गुजर रहा था। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए ये बोल रहा था, लकड़ी ले लो, ये मजबूत लकड़ी है, एक बार जलाओ और दिन भर इसी पे खाना पकाओ, लकड़ी ले लो। लकड़ी बेचने वाले व्यापारी की तेज आवाज से विद्युलता को बहुत परेशानी हो रही थी। वो अपने घर से बाहर आई और उसने व्यापारी को बुलाते हुए कहा, सुनिए भाई साहब, आपकी सारी लकड़ियां मैं खरीद लेती हूँ। मुझे बताओ इन लकड़ियों की क्या कीमत है? आप बस जोर जोर से चिल्लाना बंद करो। व्यापारी ने कहा, श्रीमती जी, मैं ये लकड़ियां पैसे लेकर नहीं बेचूंगा। आप तो केवल मुझे मुट्ठी भर दाना दे दें तो ये सारे लकड़ियां आपकी। विद्युलता लकड़ी के बदले उस व्यापारी को मुट्ठी भर दाना देने के लिए तैयार हो गई और उसने सारे लकड़ियों को घर के आंगन में रखने के लिए कहा। विद्युलता एक मुट्ठी भर दाना लेकर आई। उसने वो व्यापारी को देने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी व्यापारी ने कहा, क्या आपको मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई? मुझे मुट्ठी भर दाना चाहिए श्रीमती जी। ये सुन विद्युलता बहुत क्रोधित हुई और व्यापारी को फटकारते हुए कहा, क्या आपको लगता है मुझे एक मुट्ठी भर अनाज क्या होता है ये बात समझ नहीं आई? इस पूरे राज्य में मुझसे बढ़कर कोई विद्वान नहीं है। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हो। अब आप मुझसे बहस करना बंद कीजिए और इन लकड़ियों को आंगन में रख दीजिए। व्यापारी ने कहा, श्रीमती जी, मुझे आप पर बहुत दया आ रही है। आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या चाहिए। अगर आप बताई हुई कीमत नहीं चुका सकती हैं, तो आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे और अपने घर के बाहर से ये तख्ती निकालनी होगी। ये क्या बकवास है? विद्युलता ने क्रोधित होकर कहा। व्यापारी ने कहा, यह कोई बकवास नहीं है। मैंने आपको लकड़ियों की कीमत बताई और आप कीमत देने के लिए मान गई। अगर आप तय की गई कीमत नहीं दे सकती हैं, तो आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे, क्योंकि मैंने आपको बातों में पराजित कर दिया है। दोनों के बीच एक तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और विद्युलता इस बात का फैसला करने गांव के मुखिया के पास पहुंच गई। उसने अपनी बात मुखिया के सामने रखी और कहा, हे माननीय मुखिया जी, ये लकड़ी बेचने वाला व्यापारी पूरी तरह से पागल हो चुका है। लकड़ियों के बदले में इसने मुझसे मुट्ठी भर अनाज मांगा और मैंने मुट्ठी भर अनाज दिया, लेकिन ये मुझे बार बार कह रहा है कि मुझे इसकी बात समझ नहीं आई और इसलिए मुझे अपने घर के बाहर लगी हुई तख्ती को निकाल देना चाहिए। अब आप ही मुझे न्याय दे सकते हैं। मुखिया ने व्यापारी की तरफ देखकर उससे पूरी बात पूछी। उसने बड़े आदर पूर्वक कहा, मुखिया जी, मैंने तो श्रीमती जी को पहले से कहा था कि मुझे लकड़ियों के बदले में एक मुट्ठी भर दाना चाहिए, और जैसे मैंने मांगा था मुझे मुट्ठी में एक दाना चाहिए था और ये मुट्ठी भर दाने लेकर आ गई। इन्हें मेरी इतनी छोटी सी बात अगर समझ नहीं आई तो इन्हें अपने घर के बाहर लगाई तख्ती निकाल देनी चाहिए, जिस पर लिख इन्होंने अपनी बुद्धि को दूसरों से श्रेष्ठ बताया है।
व्यापारी ने इस बात पर विद्युलता की चतुराई को मात दे दी थी और मुखिया जी ने उसे व्यापारी को 1000 सोने के सिक्के देने के लिए और अपने घर के बाहर से तख्ती निकाल देने के लिए कहा। ये चतुर व्यापारी और कोई नहीं बल्कि खुद तेनालीरामन थे, जो रूप बदलकर विद्युलता की अकड़ और घमंड तोड़ उसे एक सबक सिखाना चाहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और जितना हो सके विनम्रता से रहना चाहिए। तेनालीरामन और राजा का एक सपना। एक दिन कृष्णदेवराय ने एक सपना देखा। उन्हें सपने में एक शानदार महल दिखाई दिया। महल चमकीले पत्थरों से बना था और हवा में तैर रहा था। उस महल में ऐशो आराम की सभी वस्तुएं मौजूद थी। चाहो तो हजारों दियों की रोशनी से महल जगमगा उठेगा या एक झटके में पूरा अंधकार। अगले दिन जब राजा सुबह उठे तो उन्हें अपना सपना पूरी तरह से याद था। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को एकत्रित कर अपने सपने के बारे में बताया। सभी मंत्री राजा और उनके सपने की प्रशंसा करने लगे। राजा ने एक सार्वजनिक घोषणा की, जो भी मुझे मेरे सपने जैसा महल बनाकर देगा, मैं उसे लाखों सोने के सिक्के दूंगा। राजा की इस घोषणा से हर कोई चौंक गया था। सब ये जानते थे कि ये महल बनाना वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन ये बात कहने का किसी में भी धैर्य नहीं था। राजा के शुभ चिंतकों ने राजा से ये कहा कि ऐसा महल तो केवल कल्पनाओं में ही बन सकता है। लेकिन राजा ने ये सब बातें सुनने से इनकार कर दिया और अपने मंत्रियों को जल्द से जल्द किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाने के लिए कहा जो ये महल बना सके। और उन्हें कहा गया कि अगर वो ऐसे किसी को नहीं ढूंढ सके तो उन्हें कठोर सजा मिलेगी। सभी मंत्री बहुत चिंता में पड़ गए और उन्होंने इस विषय में तेनालीरामन से मदद मांगी। वरिष्ठ मंत्रियों ने तेनाली से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रिय तेनाली, अब केवल आप हैं जो महाराज को समझा सकते हैं। जो महल वो बनवाना चाहते हैं वो केवल कल्पना में ही संभव है। अब आप ही हमें इस सजा से बचाएं। तेनालीरामन ने सभी मंत्रियों को आश्वस्त किया और उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति राजा से मिलने उनके दरबार में पहुंचे। वो न्याय की गुहार लगा रहे थे। कृष्णदेवराय ने पूछा, बताइए महोदय, आपको क्या कहना है? आप बिना किसी डर के मुझसे बात कर सकते हैं और आपको मेरे दरबार में न्याय जरूर मिलेगा। महाराज, मेरे घर में चोरी हुई है, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। किसी ने मेरी जीवन भर की पूरी जमा पूंजी ले ली है और अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है। हमें बताओ, किसने लूटा तुम्हें? राजा ने गुस्से में पूछा। ऐसे जुर्म के लिए तो सजा जरूर मिलेगी। आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बताएं, मैं उसे तुरंत कारावास में डाल दूंगा। महाराज, आप पहले मुझे एक वचन दीजिए कि उस व्यक्ति का नाम जानने के बाद आप क्रोधित नहीं होंगे और मुझे सजा नहीं देंगे। उस बुजुर्ग ने राजा से प्रार्थना की। हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ, राजा ने कहा। महाराज, वो चोर कोई और नहीं, आप ही हैं। बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? मैं तुम्हें। तभी राजा को अपनी दी हुई वचन याद आई और वो शांत हो गए। उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरी बात समझाने के लिए कहा। महाराज, कल रात मेरे सपने में आप अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ आए और मेरे जीवन भर की जमा पूंजी 5000 सोने के सिक्के लूट कर ले गए। बुजुर्ग ने कहा। क्या कहीं तुम मूर्ख तो नहीं हो? राजा ने गरजते हुए कहा। तुम अपने सपने को सच कैसे मान सकते हो? सपने सच नहीं होते हैं। नहीं महाराज, सपने सच ही होते हैं। अगर आपका हवा में तैरता हुआ महल सच हो सकता है तो मेरा सपना सच क्यों नहीं हो सकता? बुजुर्ग ने करारा उत्तर दिया। और तभी उस व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी और नकली बाल निकाले और राजा के सामने खड़े हो गए। ये बहरूपिया कोई और नहीं, खुद तेनालीरामन थे।
उन्होंने राजा को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरे पास केवल यही एक रास्ता था आपको समझाने के लिए कि आपका हवा महल केवल कल्पनाओं में ही संभव है। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर कोई मूर्खता भरी बातें कर अपनी बात मनवाना चाहता है तो उसे उसी के तरीके से समझाना चाहिए। तेनालीरामन और लालची ब्राह्मण। महाराज कृष्णदेवराय की माता एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। उन्होंने देश भर के सारे तीर्थ स्थानों का दौरा किया हुआ था और अपनी बहुत सी धन संपत्ति मंदिरों में दान की थी। उन्होंने अपने पुत्र से दान में फल देने की इच्छा जताई। उनके पुत्र राजा कृष्णदेवराय ने अपनी माता की इच्छा पूरी करने हेतु रत्नागिरी से तुरंत आमों की पेटियां मंगवाई। वो अपनी माता का बहुत आदर करते थे और उनकी हर इच्छा को पूरा करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश जिस दिन उन्होंने फल दान करने का सोचा था, उसके कुछ ही दिन पहले उनकी माता का देहांत हो गया। राजा कृष्णदेवराय ने अंतिम संस्कार से जुड़े सारे धार्मिक कार्य पूरे किए। ये कार्य बहुत दिनों तक चलते रहे। धार्मिक क्रियाओं के आखिरी दिन राजा ने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, मेरी माता की आखिरी इच्छा थी कि वो ब्राह्मणों को आम दान करें, मगर उनकी ये इच्छा अधूरी ही रह गई। अब आप मुझे बताएं कि मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जिन ब्राह्मणों को राजा ने बुलाया था वो लालची थे। उन्होंने राजा को यह कहकर मूर्ख बनाया कि उनकी माता को शांति तभी मिलेगी जब वो ब्राह्मणों को सोने से बना आम दान में देंगे। ये सुन कृष्णदेवराय ने तुरंत ही सोने से बने आम ब्राह्मणों को दान करने का आदेश दिया। उन्हें यह लगा कि ऐसा कर उनकी माता की आत्मा को आखिरकार शांति मिलेगी। तेनालीरामन ने जब ये सुना तो उन्होंने तीनों ब्राह्मणों को अपने घर अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए बुलाया। जब ब्राह्मण तेनाली के घर पहुंचे तो तेनाली ने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और ब्राह्मणों के सामने हाथ में एक गरम लोहे का सरिया लेकर खड़े हो गए। ये सब देख सारे ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। तेनाली इस बात को समझाने लगे, मेरी माता को घुटनों में बहुत दर्द रहता था और वो इलाज के तौर पर यह चाहती थी कि मैं उनके घुटनों पर यह गरम सरिया लगाऊं, लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी कुछ मदद कर पाता वो चल बसी। तो आप सब पर मैं ये इलाज कर अपनी माता की इच्छा पूरी करना चाहता हूं। तेनाली ने ब्राह्मणों से कहा। यह सुन ब्राह्मणों को एक झटका लगा और उन्होंने कहा कि ऐसा करना अन्याय होगा और वो इस कार्य में शामिल नहीं हो सकते। तेनाली ने उन ब्राह्मणों को यह याद दिलाया कि जिस प्रकार उन्होंने राजा से सोने के आम दान में लेकर उनकी माता की आत्मा को शांति पहुंचाई, उसी तरह ऐसा कर वो अपनी माता की आत्मा को शांति दिलाना चाहते थे। तीनों ब्राह्मण ये समझ गए कि राजा से सोने के आम दान में लेकर उन्होंने ठीक नहीं किया और उन्होंने वो आम राजा को वापस लौटा दिए। तेनालीरामन ने बाद में राजा से ये कहा कि वो लोगों की बातों में ना आए और राजकोष का धन ऐसे लालची लोगों पर बर्बाद ना करे, बल्कि वो धन जरूरतमंदों और राज्य के कल्याण पर ही खर्च होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तेनालीरामन और एक घोड़ा। यह तेनालीरामन की एक बहुत ही रोचक कहानी है। राजा कृष्णदेवराय अपनी सेना का विस्तार करना चाहते थे, तो उन्हें अपनी सेना में और घोड़ों की जरूरत थी। उन्होंने ये तय किया कि वो अपनी प्रजा में हर एक व्यक्ति को एक घोड़ा देंगे ताकि वो घोड़े की देखभाल कर सके। राजा ने हर एक व्यक्ति को घोड़े को खिलाने के लिए ढेर सारी घास भी दी। तेनालीरामन को छोड़ हर कोई राजा की इस योजना से बहुत खुश था। तेनाली ने अपने घोड़े को एक कमरे में बंद कर रखा था और हर रोज ठीक 9 बजे एक खिड़की से अपने घोड़े को थोड़ा थोड़ा घास खिलाना शुरू किया। बाकी की घास वो अपनी गाय को खिला देते थे,
जिससे गाय बहुत ही तंदुरुस्त होती जा रही थी। 1 वर्ष पूरा होने के बाद राजा दिए हुए हर घोड़े को देखना चाहते थे। हर कोई जिसे घोड़े की देखभाल कर उसे बड़ा करने के लिए दिया गया था, वो अपना अपना घोड़ा निरीक्षण के लिए लेकर आ गया। लेकिन तेनाली अपना घोड़ा निरीक्षण के लिए नहीं लाए। पूछे जाने पर उन्होंने ये उत्तर दिया, उनका घोड़ा इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो उसे दरबार में नहीं ला पाए। ये सुन राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है, कल मैं अपने सेनापति को तुम्हारे घर सुबह 9 बजे घोड़े का निरीक्षण करने के लिए भेजूंगा। तेनाली इस बात के लिए मान गए। अगली सुबह सेनापति तेनाली के घर पहुंचे। उनकी लंबी दाढ़ी थी। तेनाली उन्हें उस कमरे की तरफ ले गए जहां उन्होंने अपना घोड़ा रखा था। उन्होंने सेनापति को खिड़की से झांकने के लिए कहा। जब सेनापति घोड़ा देखने के लिए खिड़की से झांकने लगे तो उनकी लंबी दाढ़ी खिड़की के अंदर की तरफ चली गई। खिड़की से अंदर आती दाढ़ी देख घोड़े को यह लगा कि हर रोज की तरह तय समय पर खाने के लिए घास दी जा रही थी। घोड़ा खिड़की की तरफ बढ़ा और उसने अपने दांतों में सेनापति की दाढ़ी को पकड़ लिया और जोर से खींचने लगा। सेनापति दर्द से कोहरा उठा और जोर से चीख पड़ा और अपनी दाढ़ी बाहर खींचने लगा। घोड़े को पता था कि उस दिन में बस एक बार ही खाना मिलेगा, तो उसने पूरा जोर लगाकर सेनापति की दाढ़ी को खींचा और दाढ़ी के बालों को अलग कर दिया। सेनापति भागते हुए राजा के पास गए। उन्होंने राजा को बताया कि तेनाली का घोड़ा सबसे शक्तिशाली है। तो बच्चों, आपको क्या लगता है तेनाली रमन ने राजा के घोड़े के बजाय अपनी गाय को क्यों चारा खिलाया? तेनाली रमन और पहलवान। एक दिन तेनाली रमन और उनकी पत्नी हम्पी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो दोनों एक गांव में विश्राम करने और पानी पीने के लिए रुके और देखा कि पूरा गांव एक पहलवान के बल का प्रदर्शन देख रहा था। अपनी बड़ी भुजाएं और शक्तिशाली मांसपेशियों से उसने एक 200 किलो चावल का बोरा बड़ी आसानी से उठा लिया। तेनाली ये देख बहुत प्रभावित हुए और कहा, वाह, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। बड़ी आसानी से तुमने ये चावल का बोरा उठा लिया, लेकिन मैं इससे भी भारी चीज उठा सकता हूं। मैं ये पहाड़ अपने कंधों पर रख सकता हूं। तैयारी के लिए तुमने कितना समय लिया? तेनाली ने पहलवान से पूछा। उत्तर में उसने कहा, यह मेरे 3 महीनों की मेहनत है। मैं बहुत भारी चीज अपने कंधों पर रखने वाला हूं, तो मुझे पूरे 6 महीने तैयारी करनी होगी, तेनाली ने घोषणा की। और तैयारी के लिए मुझे एक आरामदेह रहने की जगह, खाने के लिए पौष्टिक आहार और हर रोज मालिश चाहिए। पूरा गांव तेनाली को पहाड़ उठाते देखने के लिए बहुत उत्सुक था और इसीलिए वो तेनाली और उनकी पत्नी की मेजबानी के लिए तैयार हो गए। हर दिन उन्हें पौष्टिक आहार और मालिश दी जाती थी। तेनाली और उनकी पत्नी ने पूरी सुख सुविधा से 6 महीने बिता दिए। आखिरकार प्रदर्शन का दिन आ गया। पूरा गांव पहाड़ के पास तेनाली का प्रदर्शन देखने के लिए एकत्रित हो गया। तेनाली गांव के मुखिया के पास जाकर खड़े हो गए और कहा, लाओ, ये मुझे दे दो। दे दो? लेकिन क्या? गांव के मुखिया ने भ्रमित होकर पूछा। आपको ये पहाड़ उठाना है? मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं पहाड़ उठाने वाला हूं। मैंने तो केवल ये कहा था कि मैं इसे अपने कंधे पर रख सकता हूं। क्या इस पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो इस पहाड़ को उठाकर मेरे कंधों पर रख दे? गांव के मुखिया तेनाली की चतुराई को समझ गए और हंस पड़े।
मैं आपकी चतुराई को झुककर नमन करता हूं। आप जैसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे तुच्छ पहाड़ उठाने के लिए नहीं कहना चाहिए।